आप सभी का। आप देख रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। इस बुलेटिन में तमाम खबरें विस्तार से दिखाएंगे और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी स्नेहलता। बिल्कुल जया, सुनो यूपी मॉर्निंग एडिशन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर मिल रही है, उसके साथ शुरुआत होगी। खबर उत्तराखंड से है। धारचूला से बड़ी खबर मिल रही है। धारचूला में लैंडस्लाइड से हाईवे की बंद होने की खबर है। टनकपुर तवा घाट राष्ट्रीय राजमार्ग है। एलागाड़ के पास पहाड़ी से मलबा और बोल्डर आने के बाद हाईवे के बंद होने की खबर मिल रही है। सड़क बंद होने से दरमा व्यास चौदास के पास भारत चीन सीमा से लगे गांव का धारचूला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। लेकिन ये तस्वीरें जरा देखिए, ये वीडियो सामने आया है और यही वजह है कि ये रास्ता, ये हाईवे बंद है। अहम रास्ता है, भारत चीन सीमा से लगे गांव को धारचूला से जोड़ता है और मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। अब ऐसे गांव का जहां मलबा आने की वजह से बड़े बड़े ये बोल्डर, आप धुएं का गुबार जो देख रहे हैं, ये चट्टान पहाड़ी मलबा आने के बाद कुछ इस तरीके की तस्वीरें आई हैं जो आपके सामने रख रहे हैं। धारचूला से टनकपुर तवा घाट राष्ट्रीय राजमार्ग एलागाड़ के पास कुछ इस तरीके से मलबा आने के बाद बंद बताया जा रहा है। देखिए आप किस तरीके से बड़े बड़े पत्थर इस वक्त गिर रहे हैं। आसपास लोग मौजूद हैं, वीडियो बना रहे हैं, लेकिन कितना खतरनाक है, आप अंदाजा लगाइए। बस्ती से बड़ी खबर मिल रही है। लखनऊ में कल हुए हादसे के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है ट्रक ड्राइवर, बस्ती से गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर, ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार करके भाग रहा था ट्रक चालक, अब इसे बस्ती से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कप्तानगंज थाने की पुलिस ने बैरियर लगा करके ट्रक चालक को ट्रक के साथ धर दबोचा है। ट्रक चालक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारी। लखनऊ में दर्दनाक हादसे की तस्वीरें आई जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलट गई। 10 श्रद्धालुओं की मौके पर मौत हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन करके करीब 35 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। अब बात करते हैं आरोपी ट्रक वाले की। मुरादाबाद जिले का रहने वाला है ट्रक ड्राइवर। लखनऊ के लिए पुलिस रवाना हो चुकी है। यही वो ट्रक ड्राइवर है जिसकी लापरवाही का खामियाजा 10 जिंदगियों ने भुगता। मौत हो गई 10 लोगों की मौके पर। इसी ट्रैक्टर से लगी ट्रॉली में श्रद्धालु तीर्थ के लिए जा रहे थे, मंदिर के लिए जा रहे थे, लेकिन पीछे से ट्रक की टक्कर ने इस ट्रॉली को धक्का दिया और ये तालाब में जाकर के पलटी। एनआईए समेत अन्य एजेंसियों की 8 राज्यों की पुलिस के साथ छापेमारी की खबर मिल रही है। यूपी, कर्नाटक सहित 8 राज्यों में 25 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। एनआईए ने पीएफआई से जुड़े 6 लोगों को गिरफ्तार किया, यह भी खबर मिल रही है। पीएफआई के सदस्यों को एजेंसियों ने हिरासत में ले लिया है। एनआईए की पहली छापेमारी में लीड के आधार पर अब ये और छापेमारी की गई है। पहले छापेमारी से जो सुराग हाथ लगे, जो इनपुट मिला, उसके बाद फिर से एनआईए ने छापेमारी की और उसी लीड के आधार पर छापेमारी करने से ये सफलता मिली है। पीएफआई के कई सदस्यों को एजेंसियों ने हिरासत में ले लिया है। संख्या बताई जा रही है 6, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। यूपी, कर्नाटक सहित 8 राज्यों पर 25 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी हुई है। पहले छापेमारी से जो लीड मिले थे, उन्हीं की निशानदेही पर 25 और ठिकानों पर छापेमारी की गई। 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन एनआईए समेत कई एजेंसियां सक्रिय। 8 राज्यों की पुलिस के साथ छापेमारी की खबर मिल रही है। पहली छापेमारी से जो लीड मिला, उसके बाद टीमों का विस्तार किया गया, राज्यों में फैल गई। यूपी, कर्नाटक सहित 8 राज्यों के 25 ठिकानों पर छापेमारी हुई। 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो कि पीएफआई से ताल्लुक रखते हैं। पीएफआई के सदस्यों को एजेंसियों ने हिरासत में ले लिया है। अब इनसे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि पहली छापेमारी में जो लोग मिले उनसे ही ये लीड मिली, जिसके आधार पर 8 राज्यों में 25 ठिकानों पर छापेमारी की गई। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अविनाश का। ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है अविनाश, जिस तरीके से एक लीड के बाद और छापेमारी बढ़ती दिखाई दे रही है, क्या लग रहा है कि और इनपुट जुड़ेंगे? अविनाश, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? एनआईओ को लगातार इनपुट मिल रहा है कि पीएफआई के तमाम सारे जो सदस्य हैं
वो कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं और यही कारण है कि लगातार एनआईए कई राज्यों में छापेमारी कर रही है। पहले भी अगर बात करें तो कुछ दिन पहले एनआईए ने छापेमारी करके 106 लोगों को गिरफ्तार किया था और आज अगर बात करें तो एक बार फिर से छापेमारी की है। 8 राज्यों में ये छापेमारी की गई है, जिसमें अगर बात करें तो 6 लोग हिरासत में लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, कर्नाटका, ये तमाम सारे राज्य हैं जहाँ पे एनआईए की छापेमारी अभी भी लगातार चल रही है और एनआईए की कोशिश है कि पीएफआई से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जो कि आतंकी गतिविधियों में लिप्त हैं उनको हिरासत में लिया जाए और जो पीएफआई के पास जो फंडिंग आ रही है वो फंडिंग आखिर कहां से हो रही है, इस चीज को लेकर के भी लगातार एनआईए छानबीन कर रही है और जाहिर तौर से बात है कि गृह मंत्रालय भी इस पर पूरी तरीके से नजर बना के रखा हुआ है और आगे जो एनआईए की कार्रवाई होगी इस पे गृह मंत्रालय सख्त एक्शन ले सकता है। कड़े एक्शन में अगर बात करें तो पीएफआई पर आगे चल के बैन हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन इसी के साथ अविनाश, ये जो लोग हिरासत में लिए गए हैं किन किन राज्यों से हैं, इनके बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता चला है क्या? तो देखिए, हमारे सहयोगी अविनाश ये जानकारी दे रहे थे कि कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। पहली बार जो छापेमारी की गई उससे बड़ी तादाद में लोगों को हिरासत में लिया गया और उनकी निशानदेही पर अभी भी छापेमारी चल रही है। तो आतंकी गतिविधियों पर नजर, शिकंजा कसने के लिए छापेमारी का ये जो दौर चल रहा है उससे जुड़ी ये बड़ी अपडेट है कि पीएफआई से जुड़े 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और चलिए अगली बड़ी खबर लखनऊ से आपको दे दे। आज होगी योगी कैबिनेट की बैठक। लोक भवन में शाम 4:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। नगरीय निकायों के गठन पर फैसला संभव है। औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े कई फैसले किए जा सकते हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज योगी कैबिनेट की बैठक है। लोक भवन में शाम 4:30 बजे योगी कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। माना जा रहा है कि कई अहम मुद्दों पर आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी और नगरीय निकायों के गठन पर फैसला संभव माना जा रहा है। आज की बैठक में ये बेहद अहम बैठक शाम 4:30 बजे होगी लोक भवन में। योगी कैबिनेट की बैठक, बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं लखनऊ से। शैलेश मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेश, आज योगी कैबिनेट की मीटिंग है, कौन से वो अहम प्रस्ताव हैं जिन पर बात हो सकती है आज कैबिनेट में? कौन से वो अहम फैसले हैं जिन पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है? देखिए, जैसा आपने पहले भी जिक्र किया, आपने अभी बताया कि नगरीय निकाय जो है उनके गठन को लेकर आज यहाँ पर प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसके अलावा औद्योगिक विकास विभाग यानी इंडस्ट्री से जुड़े हुए कुछ प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ प्रस्ताव यहाँ पर लाए जाने की बात सामने आ रही है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल एक्ट है उसकी अगर हम बात करते हैं, जो नीति है 2022 उसका जो मसौदा है उससे जुड़ा हुआ प्रस्ताव यहाँ पर लाया जा सकता है। नगर विकास विभाग से जुड़े प्रस्ताव और अयोध्या में अगर बात करें एसटीपी के लिए जो 10 एकड़ नजूल की ज़मीन ली जानी है उसको जो नगर विकास विभाग को दिया जाना है उससे जुड़ा हुआ जो प्रस्ताव है वो यहाँ पर लाया जा सकता है। तो ये देख सकते हैं आप, चाहे अयोध्या के विकास से जुड़ी हुई बात हो, चाहे वो बात की जाए फिर शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई, चाहे बात की जाए इंडस्ट्री से जुड़ी, जितने भी अहम विभाग है सरकार के जिन पर लगातार फोकस चल रहा है उनसे जुड़े हुए कुछ अहम प्रस्ताव जो है लाए जाएंगे। एक चीज़ ज़रूर है कि पिछले कुछ समय से अगर आप देखें कैबिनेट की बैठक अमूमन सुबह के वक्त होती है, लेकिन आज इस बैठक को 4:30 बजे रखा गया है क्योंकि मुख्यमंत्री जो हैं उनके बाहर होने की वजह से अभी वो आएंगे कुछ देर में। उसके बाद उनकी कुछ लोगों से मुलाकात है। शाम को 4:30 बजे कैबिनेट की ये बैठक रखी गई है। इसी लोक भवन में हमारे पीछे आप देख रहे हैं यही मुख्यमंत्री का कार्यालय है। पंचम तल पर तमाम मुख्य सचिव का यहाँ पर कार्यालय, तमाम आईएएस जो है वो यहाँ पर बैठते हैं और यहीं इसी भवन में मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। शाम को 4:30 बजे कैबिनेट के जितने मंत्री हैं वो यहाँ पर रहेंगे। इसके अलावा कैबिनेट मंत्रियों के अलावा उन विभागों के स्वतंत्र प्रभार मंत्री और राज्य मंत्री भी होंगे। विभागों का आप जिक्र कर रहे हैं शैलेश, और किन विभागों से कैसी इंफॉर्मेशन निकल करके आती है, आज कौन कौन से पॉइंट्स टेबल किए जाएंगे, इन तमाम चीजों पर नजर रहेगी। शुक्रिया शैलेश तस्वीरों के साथ जानकारी देने के लिए। आगे बढ़े और बात करें, भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। इसी को लेकर के दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष ने बड़ी बैठक बुलाई है। एक तरफ जहां आज दिल्ली में सुबह 9:30 बजे बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने प्रभारियों की बैठक बुलाई है जिसमें जेपी नड्डा के शामिल होने की खबर मिल रही है। पार्टी मुख्यालय पर होने वाली इस बैठक में आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। इसके अलावा आज शाम 4 बजे भी जेपी नड्डा के राष्ट्रीय महासचिवों के साथ एक बैठक बुलाई गई है। इसमें पीएम मोदी के आगामी कार्यक्रम, सेवा पखवाड़ा के कार्यक्रम, तमाम चीजों को लेकर के चर्चा की जाएगी। शक्ति बल की संगठन दीक्षा क्या है, आइए समझते हैं। देखिए,
पार्टी के प्रभारियों के साथ एक अहम बैठक है, बड़ी मीटिंग है आज। चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी, ये माना जा रहा है। आगामी कार्यक्रम क्या हो, ये तैयार किया जाएगा। वक्त शाम 4 बजे राष्ट्रीय महासचिवों के साथ मंथन, सेवा पखवाड़े के लिए चर्चा भी की जाएगी और इन तमाम चीजों को लेकर के आज हलचल दिल्ली में तेज रहने वाली है। और इसी हलचल पर नजर बनाए हुए हमारे सहयोगी अविनाश, उन्हीं का रुख करते हैं। तो अविनाश, बहुत सारी मीटिंग शेड्यूल दिखाई दे रही है और बहुत सारी चीजें लाइंड अप दिखाई दे रही हैं। तैयारी आपको कैसी दिख रही है ग्राउंड पर? जी देखिए स्नेहलता, अगर बात करें तो अभी एक हफ्ते पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम सारे जो राज्य हैं वहाँ के नए प्रभारियों की नियुक्ति की है। उत्तर प्रदेश के कई सांसदों को इसका दायित्व भी दिया गया है। तो जो नए प्रभारी नियुक्त हुए हैं वो अपने अपने राज्यों में भ्रमण करके आए हैं, वहाँ किस तरीके से आगे तैयारियां करनी है, चाहे वो संगठन के लिहाज से हो, चाहे वो चुनाव के लिहाज से हो, इन तमाम सारी चीज़ों की समीक्षा प्रभारी कर आए हैं। और आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष उन तमाम सारे प्रभारियों से रिपोर्ट लेंगे जहाँ पे नए प्रभारियों की नियुक्ति हुई है। उनमें अगर खासतौर से बात करें तो झारखंड के प्रभारी बनाए गए हैं, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी वो भी भ्रमण करके आए। त्रिपुरा के प्रभारी बनाए गए हैं गौतम बुद्ध नगर से सांसद महेश शर्मा, वो भी भ्रमण करके आए हैं। केरल के सह प्रभारी बनाए गए हैं, गोरखपुर से विधायक रहे और अभी राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल, वो भी भ्रमण करके आए। तो ऐसे कई सारे उत्तर प्रदेश के सांसद हैं जिनको अलग अलग राज्यों के दायित्व सौंपा गया है और तमाम सारे सांसद अपने अपने राज्यों के प्रभार वालों को भ्रमण करके आए हैं और आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष के समक्ष रिपोर्ट देंगे कि किस तरीके से इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को आगे तमाम कार्यक्रम करने चाहिए और क्या कुछ संगठन में अभी खामियां हैं और क्या मजबूतियां हैं, इसको लेकर के आज समीक्षा की जाएगी और आगे किस तरीके से इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को तमाम सारे कार्यक्रम करने हैं और कैसे इन राज्यों में आगे बढ़ना है, इसको लेकर के बैठक होगी। सुबह 9:30 बजे तमाम सारे प्रभारी को बुलाया गया है जो नए राज्यों के नियुक्त हुए हैं, उनके साथ ये बैठक की जाएगी। उसके बाद अगर बात करें तो शाम को 4 बजे तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष बैठक करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पे सेवा पखवाड़ा चल रहा है, इसमें जो तमाम सारे कार्यक्रम सौंपे गए हैं वो किस तरीके से चल रहे हैं और आगे कौन कौन से कार्यक्रम चलाने चाहिए। यानी कि 2 अक्टूबर तक के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही घोषित कर रखे हैं प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में। इसके बाद 2 अक्टूबर के बाद पार्टी को किस तरीके से आगे तमाम सारे कार्यक्रमों के जरिए जनता के बीच में आना चाहिए। ये बात देखी जाती है कि जब भी संगठन में नए पद पर कोई आता है तो बीजेपी की ये कार्यशैली रही है कि नए लोगों से भी फीडबैक लिया जाता है और आज का दिन बहुत अहम रहेगा। 24 की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में घूम करके कैसी रिपोर्ट बनाई है आज वो आला कमान को सौंपेंगे। आप नजर बना करके रखिएगा। शुक्रिया अविनाश। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राज्यभर की सियासी यात्रा। देखिए, सोमवार को लखनऊ से शुरू हुई सुबसपा की सावधान यात्रा का आज दूसरा दिन है। आज वाराणसी में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का ये रैली का कार्यक्रम, जिसमें खुद ओम प्रकाश राजभर मौजूद रहेंगे। दोपहर 1 बजे मुनारी मैदान में ये रैली होनी है। खबर ये भी है कि ओम प्रकाश राजभर का साथ छोड़ चुके जो साथी हैं वो इस रैली का विरोध कर सकते हैं। वहीं ओम प्रकाश राजभर के गढ़ मऊ में उनके पुराने साथी नई पार्टी का ऐलान करने वाले हैं। आपको बताएं कि सोमवार को लखनऊ से यात्रा शुरू हुई। अगले महीने 27 अक्टूबर को बिहार के पटना स्थित गांधी मैदान इस यात्रा का समापन होगा। तो सावधान यात्रा के क्या मद्देनजर क्या चीजें रहने वाली है वाराणसी में? तो देखिए, सबसे पहले वाराणसी पहुंचेंगी ये सावधान यात्रा और राजभर की 1 बजे का वक्त है जब मुनारी के मैदान में एक जनसभा होनी है। क्या होगा? राजभर के पुराने साथी विरोध कर सकते हैं, ऐसी खबर आ रही है। शशि प्रताप सिंह ने विरोध की बात कही है और मऊ में ओम प्रकाश राजभर को झटका लग सकता है, इस बात की जानकारी आ रही है। जो बागी नेता हैं महेंद्र राजभर नई पार्टी बनाएंगे। सुबसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे महेंद्र राजभर और वो नई पार्टी का जिक्र कर रहे हैं। सुबसपा के 1000 कार्यकर्ता तोड़ने का दावा भी वो कर रहे हैं। मऊ के पूर्व जिला अध्यक्ष रामजीत राजभर भी यही मौजूद रहेंगे। तो आज की ये जो रैली है, सावधान रैली, कहीं ना कहीं चौकन्ना खुद सुबसपा को रहना होगा और अब ये देखना होगा कि आज की इस रैली से क्या तस्वीरें आएंगी। बिल्कुल स्नेहा, तो टूट फूट के बीच पार्टी में जिस तरीके से टूट फूट की हम तस्वीर देख रहे हैं उसके बीच भी सावधान यात्रा चल रही है। वाराणसी में आज ये यात्रा होने जा रही है। नीतीश भी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नीतीश, क्योंकि आज वाराणसी में सावधान यात्रा होने जा रही है, किस तरीके की ग्राउंड पर तैयारी है? तैयारी पूरी है और जो तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, 12 बजे इस हाईवे से, गाजीपुर हाईवे से यात्रा गुजरेगी और जब यात्रा यहां से गुजरेगी तो इस दौरान यात्रा का स्वागत भी किया जाएगा और ये यात्रा मुनारी मैदान तक पहुंचेगी। लेकिन आपको बताऊं,
कि लखनऊ से पटना तक के बीच की ये जो यात्रा पूरी की जा रही है उसमें पूर्वांचल अहम है। अहम इसलिए कि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा में लगातार फूट की खबरें हैं और उनके साथ रहने वाले कभी उनके ही विरोध में खड़े होते जा रहे हैं, अपने अपने दल बनाते जा रहे हैं। और बनारस में उनके दल का मुख्य एक व्यक्ति शशि प्रताप सिंह साफ तौर पे ये कहते हुए देखा जा रहा है कि हम किसी भी कीमत पर ओम प्रकाश राजभर को बनारस में घुसने नहीं देंगे, उन्होंने कहा। और अब वो इस पे विरोध की स्थिति में है। तो अब ये देखना होगा कि जब यात्रा इस मार्ग से प्रवेश करती है तो क्या कभी उनके सहयोगी रहे जो अब विरोधी हो गए हैं वो विरोध करते हैं, और अगर विरोध करते हैं तो उस विरोध की तस्वीर क्या होती है। लेकिन मुनारी मैदान में जबरदस्त भीड़ जुटाने का दावा है और आज मुनारी मैदान से राजभरों की आवाज़ बुलंद की जाएगी। तो देखना ये होगा कि ओम प्रकाश राजभर अपने राजभर के जो सहयोगी हैं उनको क्या बताते हैं। पूर्वांचल में जिस तरह से विरोध की स्थिति उनके दल को लेकर उत्पन्न हो रही है, जिस तरह से जो दल के लोग उनसे विरोध में जा रहे हैं वो राजभरों में किसी तरह की फूट डाल के और उनको अपनी ओर करने का प्रयास करते हैं और उन पर राजभर ये देखना होगा। उत्तर प्रदेश वो भी पूर्वांचल की सरजमी पर तमाम जातियों के हिमायती होने का दावा ठोकने वाले, अपने से ही बगावत करने वाले जब आमने सामने आएंगे तो किस तरीके की तस्वीर होगी, नजर बना करके रखिएगा। नीतीश फिलहाल जो जानकारी दी उसके लिए शुक्रिया। आगे बढ़े बात खबर औरैया से आपको दें। औरैया में शिक्षक की पिटाई के बाद छात्र की इलाज के दौरान हुई मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजन शव को एम्बुलेंस से सीधे स्कूल लेकर पहुंचे और प्रदर्शन शुरू किया। प्रदर्शन में भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी शामिल हो गए। इस दौरान कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर ईंट पत्थर भी चला दिए और हंगामा करते हुए पुलिस की जीप में आग लगा दी गई। आग लगाने के बाद मौके पर कई थानों की फोर्सेस भी पहुंची। बाद में एसपी ने मोर्चा संभाल लिया और भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया गया। को देखते हुए जैसे ये संज्ञान में आ गया तो प्रशासन पुलिस ने तत्काल से कार्रवाई की है और मौके पे पहुंच के जो है चीज़ें उसको हैंडल कर ली है और उनके परिवारजनों के साथ जो है पूरा प्रशासन जो है लगातार वार्ता में है और सभी बिंदुओं पे जो है वो वार्ता हुई है और जो भी इसमें नियमानुसार कार्रवाई करनी है प्रशासन कार्रवाई बिल्कुल करेगा इस पर। और जिन्होंने भी जो है शांति व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया है उनको चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।